हाँ तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये जो हम लोगों ने मॉड्यूल दिया हुआ है, कम्प्लीटली हम इस मॉड्यूल को कवर करेंगे और थोड़े थोड़े पार्ट्स में जितने बार भी क्वेश्चंस हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन कहता है बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन। क्या गिवन है हमको कि एक तरफ तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की बीम है, और एक तरफ जो है हमारे पास प्रोटॉन की बीम है। ये एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहे हैं और दोनों के मूव करने की जो डायरेक्शन है वो सेम है। एग्जामिनर पूछता है बताइए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, या नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ बीम्स। अब ये क्वेश्चन बेसिकली किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है आप समझिए। भाई, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है उस डायरेक्शन को हम करंट की डायरेक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि प्रोटॉन इधर ऐसे मूव कर रहा है, इसका मतलब ये जो करंट बनाएगा वो इसी डायरेक्शन में बनाएगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट आई। जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे मूव कर रहा है, तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, करंट उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इन दोनों चार्जेस की वजह से अगर मैं ध्यान लगा के सोचूं तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, और प्रोटॉन की वजह से जो करंट बनेगा वो आपका इस डायरेक्शन में बनेगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, और जब कभी भी करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है दो पैरेलल वायर्स में एक तरीके से, तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल बेसिकली करते हैं। तो इस केस में भी ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, हेंस बी इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में हो तब अट्रैक्शन होगी, और करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो यहां पर जो है ना रिपल्शन होगी। तो करंट क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में था इसलिए हम लोगों ने रिपल्शन को कंसीडर किया, हेंस द आंसर टू द क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग। देखें, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आ गया है। पहले एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लें यहां से, पेस्ट कर लेते हैं इधर। देखें, क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझते हैं आइए। कहता है द एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज। कह रहा है किसी भी चार्ज पार्टिकल की जो एनर्जी होती है मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते टाइम वो चेंज नहीं होती। अब इसका रीजन ये कह रहा है कि इट इज बिकॉज द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। ये दोनों बातें बेटा बिल्कुल सही हैं। क्यों सही हैं? क्योंकि फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, देखो वर्क डन यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सेकंड के आंसर में, क्योंकि वर्क डन हमेशा होता है एफ एस कॉस थीटा, और एफ वेक्टर जो है वो हमेशा क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के होता है। तो एफ वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर, और जिधर वी वेक्टर होगा उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगी।
तो इस तरीके से थीटा यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री बनता है, जिसकी वजह से वर्क डन जो कैलकुलेट होकर के आता है वो हमेशा ज़ीरो आता है। और इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल की जो बेसिकली एनर्जी है उसको चेंज करा ही नहीं सकता, ठीक है। ये सिर्फ इसकी ट्रेजेक्ट्री को बदल सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ए आएगा। इस क्वेश्चन में ध्यान रखने के लिए एक अलग से कॉन्सेप्ट मैं तुम लोगों को और बता देता हूं जो तुमको ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट बस इतना सा ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड ट्रेजेक्ट्री को चेंज कराता है। मैग्नेटिक फील्ड ट्रेजेक्ट्री को चेंज कराता है, एनर्जी को नहीं। एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करा सकता है। एनर्जी को केवल इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करा सकता है और कोई नहीं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो निकला है वो निकला है ए। असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आओ कॉपी कर लें इसको हम लोग जरा। पहले तो देखें, देखिए ये क्वेश्चन हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक एक्सप्रेशन डिराइव करो मैग्नेटिक फोर्स के लिए acting on a straight conductor of length L carrying current I in an external magnetic field V. Is it valid when the conductor is in zigzag form? Justify. So basically ये क्वेश्चन एक डेरिवेशन है बेटा, जिसमें ये तुमसे डिराइव करवाना चाह रहा है F वेक्टर बराबर I ब्रैकेट में L वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर, है ना। ये फॉर्मूला हम लोगों ने क्लास में डिराइव किया है, सो वी विल नॉट गो ऑन टू द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। ILB साइन थीटा इज द फॉर्मूला। ILB साइन थीटा इज द फॉर्मूला। हाँ, इसने जो ये क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया अलग से, इसको हम टारगेट करते हैं कि इज इट वैलिड व्हेन द कंडक्टर इज इन जिगजैग फॉर्म। कह रहा है क्या ये वैलिड है जब कंडक्टर जिगजैग फॉर्म में होगा। आंसर टू द क्वेश्चन इज यस, इट इज वैलिड। अब ये क्यों वैलिड है ये तुमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वाई इज इट वैलिड? बिकॉज इन द फॉर्मूला L वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैं इसका एक बड़ा खूबसूरत तुम्हें एग्जांपल देता हूं। मान लो हम ऐसा कहें कि भाई एक मैग्नेटिक फील्ड है जिगजैग क्रॉस फॉर्म में। क्रॉस का मतलब होता है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, कुछ इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम लोग B मान लेते हैं और हम मान लेते हैं इसमें एक वायर रखी हुई है, कुछ ऐसे देखो, ऐसे लाइक दिस। इसमें से ऐसे I करंट जा रहा है और हम इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, कुछ भी मान लो 2, 3 ले लें इसके, और यहाँ पे हम ले लें 4, 6। तो क्या इसके ऊपर हम BIL साइन थीटा लगा सकते हैं? आंसर है जी हाँ, हम इसके ऊपर BIL साइन थीटा लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि जो लेंथ जो ली जाएगी यहाँ पे वो ये डिस्प्लेसमेंट ली जाएगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की, और इसको तुम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। अंडर रूट ऑफ 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज रूट ऑफ 13। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो वेरी इजीली। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ, अगर कंडक्टर किसी भी फॉर्म में है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट पता लगा सकते हैं तो वहाँ पर ये फॉर्मूला जो है
वो बेसिकली वैलिड हो जाता है। चलिए आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। इट सीम्स टू बी अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, आइए। चलिए इतना बहुत है, आइए सवाल देखें। कहता है एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v वेक्टर। ओके, तो हम लोगों को गिवन है v वेक्टर जो कि दे रखा है 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड आई कैप। ध्यान रखिएगा वेलोसिटी वेक्टर x एक्सिस में दिया हुआ है, इनटू अ रीजन इन विच मैग्नेटिक फील्ड b vector is 0.4 Tesla in I cap plus 0.3 Tesla in J cap। मतलब मैग्नेटिक फील्ड x एक्सिस में भी है और y एक्सिस में भी है। कहता है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन द रीजन I cap, J cap and K cap आर यूनिट वेक्टर्स along x, y and z एक्सिस रेस्पेक्टिवली एंड चार्ज टू मास रेशियो फॉर अल्फा पार्टिकल। देखो चार्ज टू मास रेशियो क्या होता है, Q/m, ये भी गिवन है और ये आपको गिवन है 4.8 × 10⁷ कूलम पर kg। ध्यान से समझे, आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है पार्टिकल की। देखिए ध्यान लगा के, हम लोग ये बात जानते हैं कि F वेक्टर बराबर होता है m इंटू में A वेक्टर। मतलब अगर मुझे A वेक्टर निकालना है तो मुझे F वेक्टर डिवाइड बाय m करना पड़ेगा। अब लॉजिकली सोचो, तुमको अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है तुमको, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या लगाओगे? फोर्स का फॉर्मूला किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगता है Q ब्रैकेट में v वेक्टर क्रॉस ऑफ b वेक्टर डिवाइड बाय m की जगह तो m ही आ गया। अब तुम एक काम कर सकते हो कि Q/m को अलग रख लो और v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। v वेक्टर की वैल्यू रख देते हैं 3 × 10⁵ आई कैप क्रॉस 0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप। अब इसमें तुमको जो है ना वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का बेटा इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं यहां पे अलग से लिख देता हूं एज आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 0 और I क्रॉस J इज इक्वल टू K। इसी की हमको जरूरत पड़ेगी तो यही लिख लेते हैं, ठीक है। क्लास 11th वेक्टर्स वाला टॉपिक। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो I कैप की मल्टीप्लाई I कैप से हो रही है, तो ये वाली जो टर्म हो जाएगी ये तो हो जाएगी 0, दिस विल बिकम 0। और यहाँ पे I क्रॉस J हो रहा है तो I क्रॉस J K के बराबर आ जाएगा, तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। देखें A वेक्टर बराबर आ जाएगा Q/m और 3 × 10⁵ इंटू 0.3 K कैप, है ना, ये K कैप बच गया। तो एक्सेलरेशन वेक्टर बराबर में, अच्छा देखो चार्ज अपॉन मास रेशियो तुमको दे रखा है, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो 4.8 × 10⁷ इंटू 3 3 जा 9, तो 0.9 × 10⁵ K कैप। और आप फर्दर इसकी मल्टीप्लाई कर लो, A वेक्टर बराबर 9 8 जा 72, 7 9 4 जा 36 और 7 43, 4.32 × 10⁵ 7 5 12 K कैप। This is your acceleration vector. So basically this is your acceleration vector और ये तुम्हारे इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन रही। तो अच्छा सवाल था बेसिकली ये, उम्मीद है तुम लोग को समझ में आया होगा। चलो
अगले सवाल पे बढ़ते हैं अब हम लोग। फोर्थ के बाद में वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर 5th। कॉपी कर लें इसको पहले। आइए पढ़ते हैं सवाल को। कहता है अ स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M is suspended in a horizontal plane by a pair of flexible strings in a magnetic field of magnitude B। समझो क्या कह रहा है। एक स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड है, मान लो ये एक रॉड है और इसकी जो लेंथ दे रखी है हमको लेंथ L दे रखी है और इसका मास जो है वो हमको M दे रखा है। इस सस्पेंडेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय अ पेयर ऑफ फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग्स, दो रस्सियों से, है ना। इसको एक काम करते हैं, दो रस्सियों से इसको ऐसे मान लो फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग से इसको हैंग किया हुआ है एक मैग्नेटिक फील्ड में जिसका मैग्नीट्यूड है B। टू रिमूव द टेंशन इन द सपोर्टिंग स्ट्रिंग्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द वायर इज। अब ऑब्वियस सी बात है, तुम ध्यान लगा के सोचो, अगर ये तुमने वायर ऐसे हैंग कर रखा है तो इसका वेट से नीचे खींचेगा, वेट होगा mg। और अगर वेट नीचे की तरफ खींचेगा तो इन रस्सियों में कुछ ना कुछ टेंशन ऊपर की तरफ आएगी। एग्जामिनर क्या चाहता है कि रस्सियों की टेंशन खत्म हो जाए। रस्सियों की टेंशन खत्म करने के लिए ये पूछता है कि कितना करंट इस वायर में से हम लोग फ्लो करें। अब देखो, रस्सियों में से टेंशन तभी तो खत्म हो सकती है जब रस्सियों का काम कोई और करे। और अगर इसमें से सपोज करो आई करंट फ्लो होने लग जाए तो इस पर कुछ फोर्स लगने लग जाएगी, BIL साइन थीटा। और रस्सियों की टेंशन खत्म करने के लिए वो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो mg और BIL साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और अगर कैंसिल कर देंगे तो ये वाली जो टेंशन है ये खत्म हो जाएगी, रस्सियों पे कोई जोर ही नहीं रहेगा, मतलब कोई और फोर्स इसको सपोर्ट करने लग जाएगी। अब थीटा यहाँ पे क्योंकि 90 डिग्री है IL के बीच में, तो आप ध्यान लगा के देखिए, हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। जब हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो देखें BIL साइन 90 बराबर आएगा mg के, तो BIL बराबर आएगा mg के, तो B बराबर क्या आ जाएगा, mg अपॉन में IL। अब आप देखो कौन से ऑप्शन में ये दिया हुआ है, सॉरी, mg अपॉन में IL, mg अपॉन में IL। अच्छा, B नहीं पूछा है, सॉरी I पूछा है, ओके। तो I बराबर आ जाएगा mg अपॉन में BL, ये देखो mg अपॉन में BL C। सो C इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। ये हो गया भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई, कहता है अ करंट कैरिंग वायर केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंसेस अ मैक्सिमम फोर्स। फोर्स मैक्सिमम कब लगेगी? देखो बच्चों, ऑब्वियस सी बात है, फोर्स का फॉर्मूला होता है BIL साइन थीटा। फोर्स तभी मैक्सिमम लगेगी जब थीटा आपका 90 डिग्री होगा। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आए। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। कहता है एक स्ट्रेट वायर है जिसका जो मास है वो 200 ग्राम है। मतलब गिवन ये है कि मास ऑफ द वायर इज 200 ग्राम
और लेंथ जो है वायर की वो 1.5 मीटर है। इसमें करंट है 2 एम्पेयर का और इसको मिड एयर में सस्पेंड किया गया है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? तो अब ये बच्चों वही सेम क्वेश्चन हो गया। अगर वायर को सस्पेंड करना है तुमको मैग्नेटिक फील्ड में तो mg को तुमको बराबर रखना पड़ेगा BIL के। देखो सारी चीज़ें गिवन है, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। मास है 200 ग्राम तो 200 डिवाइड बाई 1000 इन kg। g की वैल्यू चलिए 10 ले लेते हैं। v की वैल्यू हमें पता लगानी है, i है 2 और l है 1.5। आप देखें 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो b बराबर आ गया 1 अपॉन में 1.50, 2/3 टेस्ला इज द आंसर टू द क्वेश्चन। तो ये बात तुम लोगों को ध्यान रखनी है कि जब कभी भी सस्पेंशन की बारी आ जाए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड में अपने को सस्पेंड करना है तो आप हमेशा याद रखें कि आपको BIL साइन थीटा, जो थीटा इस केस में 90 डिग्री होता है, उसको इक्वेट करना है हमेशा। आओ अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 चलो इसको यहीं देख लेते हैं, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। कहता है एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन एंटर विद द सेम मोमेंटम p वेक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर such that p vector is perpendicular to b vector then both describe a circular path of the same radius। बिल्कुल सही बात है। अगर परपेंडिकुलर होगा बेटा, ये आपको सिखाया गया है कि अगर थीटा 90 डिग्री होता है तो पाथ जो बनेगा जी वो बिल्कुल सही बात है कि सर्कुलर बनेगा। इसका मतलब असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीजन क्या कहता है? द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्ट डिस्क्राइब्ड बाय द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय mv/bq। बिल्कुल सही है क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला mv/bq है। अच्छा ठीक है, दोनों का मोमेंटम सेम दे रखा है देखो, तो p/bq दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में जा रहे हैं, मोमेंटम भी सेम है, चार्ज दोनों का सेम होता है बेटा, तो रेडियस भी दोनों की सेम आएगी। इसका मतलब असर्शन भी सही है और रीजन जो है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका मतलब इसका ए ऑप्शन सही है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आइए। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9। ये कहता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसका वेलोसिटी वेक्टर जो है वो है vxi कैप प्लस vy कैप और एक मैग्नेटिक फील्ड में ये मूव कर रहा है जो कि है bxi कैप माइनस by कैप। तो कह रहा फोर्स कितनी लगेगी, है ना, जबकि E चार्ज है। तो F वेक्टर का फॉर्मूला E ब्रैकेट में v वेक्टर क्रॉस ऑफ b वेक्टर। वैसे तो f वेक्टर का फॉर्मूला होता है q ब्रैकेट में v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, लेकिन यहाँ पे q क्योंकि e दिया है तो हमने e रख दिया सीधा। अब अपने को कुछ नहीं करना, v वेक्टर और b वेक्टर की वैल्यू रखेंगे, vxi कैप प्लस vy कैप क्रॉस bxi कैप माइनस by कैप, है ना। इनका क्रॉस कराना है। क्रॉस कराते टाइम ध्यान रखना है वैल्यूज का। देखो i क्रॉस i हो जाएगा 0, i क्रॉस j हो जाएगा k, तो हम इसको लिखेंगे vx by k कैप प्लस j क्रॉस i होगा बेटा माइनस k। तो यहाँ पे अब जो हमने प्लस लगाया है उसकी जगह आ जाएगा माइनस bxvy और j क्रॉस j वापस से क्या हो जाएगा 0, तो प्लस का 0 और ये k कैप, तो f वेक्टर बराबर आ जाएगा हमारा vx by k कैप माइनस bx vy k कैप एंड दिस विल बी द आंसर इनटू में e। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, 10वें सवाल पे।
और आज का आखिरी सवाल भी रहेगा ये 10वें सवाल पे, और आज का आखिरी सवाल भी रहेगा। 10-10 क्वेश्चन करके अपन लोग सॉल्व करेंगे। देखें, कॉपी नहीं हो रहा सही से, चलो अब होगा। तो कॉपी करके इसको यहाँ पे हमने ऐसे ये पेस्ट कर दिया। आओ जरा पढ़ते हैं सवाल को। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है एक पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज है -q, is moving with a uniform speed v in a circle of radius r with another charge q at the center of the circle। देखो कुछ ऐसी स्थिति है कि q एक चार्ज है और इसके चारों तरफ इसको सेंटर में मान के ऐसे एक और पार्टिकल घूम रहा है जिस पे चार्ज है -q, इसकी स्पीड है v और सर्कल की जो रेडियस है वो है r। कह रहा है r की वैल्यू क्या होगी। देखो समझना पड़ेगा, जब भी कोई चीज़ किसी के चारों तरफ घूमती है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा लगती है, और जैसा कि तुम सब जानते हो सेंट्रीपिटल फोर्स एक ट्रू फोर्स है नहीं, ये हमेशा किसी दूसरी फोर्स के बराबर होती है, मतलब ये बैलेंस करती है। एक्चुअली तो ये कोई दूसरी फोर्स ही होती है जो सेंट्रीपिटल का काम करती है। और यहाँ पर भैया ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दोनों के बीच में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 q/r का स्क्वायर। एक आर ने एक आर को मारा, साइन नहीं लेते हम, वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। mv² 4πε0 r बराबर q का स्क्वायर, r बराबर q² 4πε0 mv²। अब आप देखो किस ऑप्शन से ये मेल खा रहा है। 1/4πε0 q², तो ये बी वाले ऑप्शन से मेल खा रहा है। सो बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आज हम लोगों ने मैग्नेटिज्म के ये 10 क्वेश्चन बेटे सॉल्व किए और उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। आप भी 10 क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो को वैसे यूज़ करने का सही तरीका यही है कि आप पहले क्वेश्चन को एक बारी खुद से ट्राई करने की कोशिश करें और उसके बाद में ही सॉल्यूशंस देखें। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर कोई आपको इसमें कमी लगती है या हो सकता है 1% कोई कैलकुलेशन एरर हो गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू।